फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 12 एटम्स। तो पहला टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थियरी। तो डाल्टन की थियरी के हिसाब से सारे एलिमेंट्स में एक बहुत ही छोटा सा इनविजिबल पार्टिकल्स होता है जिसको हम लोग एटम्स बोलेंगे। तो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर एग्जैक्टली सेम एंड एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट। तो एक ही एलिमेंट में सारे एटम्स सेम होंगे, बट अगर एलिमेंट डिफरेंट हो गया, मान लो कि कॉपर और स्टील, तो दोनों में एटम्स अलग अलग होंगे। नाउ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन का एक एटॉमिक मॉडल है, वो ये कहना चाहता है कि यहाँ पर जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, और वो जो भी स्फीयर होगा, जो भी एटम होगा, उसका स्फीयर होगा 10⁻⁻10 मीटर। तो पूरे का पूरा मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड रैंडमली। तो नेगेटिव वहां पर रैंडम होंगे और पॉजिटिव जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। सो जितने नेगेटिव उतने पॉजिटिव, इसी वजह से वो एटम पूरा न्यूट्रल होगा। देन लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। तो पहला लिमिटेशन है कि वो कभी भी स्पेक्ट्रल सीरीज, हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रल सीरीज है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। और सेकंड है कि जो भी स्कैटरिंग एंगल होगा अल्फा पार्टिकल्स का, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। वो जो भी स्कैटरिंग एंगल, जो भी छोटे एंगल्स है, उसको तो वो एक्सप्लेन कर देगा, बट लार्ज स्कैटरिंग एंगल्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। देन रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो रुदरफोर्ड ने कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर दिए हैं। तो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से पहला ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पर जो पूरा पॉजिटिव चार्ज है, वो पूरा पॉजिटिव चार्ज एक तो सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होगा, और जो भी न्यूक्लियस है, जो भी एटम है, उसका जो ऑर्डर होगा वो है 10⁻⁻15 मीटर, और उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे। सो सारा पॉजिटिव चार्ज सेंट्रल पोर्शन में होगा, न्यूक्लियस के अंदर होगा, और न्यूक्लियस का ऑर्डर होगा 10⁻⁻15 मीटर। अब बात हो गई नेगेटिव चार्ज की। सो नेगेटिव चार्ज वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेगा एक एनर्जी के हिसाब से अलग अलग ऑर्बिट्स में। तो मान लो कि अगर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो कम या ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उसकी ऑर्बिट भी कम या ज़्यादा होगी। देन टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सो इसीलिए यहाँ पर भी एटम न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। Centripetal force required by electron for revolution is provided by electrostatic force of attraction between electrons and nucleus। तो जैसे कि यहाँ पर न्यूक्लियस की बात करें तो सारे जो चार्जेस है पॉजिटिव चार्ज, वो न्यूक्लियस के सेंटर पे हैं, राइट, और इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्यों रिवॉल्व कर रहा है, कुछ कंडीशन होगी तभी इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। तो वहाँ पर कंडीशन ये है कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो उसी की वजह से इलेक्ट्रॉन एक फिक्स ऑर्बिट पे रोटेट कर रहा है। नाउ यहाँ पर एक अरेंजमेंट है, राइट। तो ये जो अरेंजमेंट है वो स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल है। तो यहाँ पर एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया है हमने ध्यान में। तो रेडियो एक्टिव सोर्स क्या करेगा, अल्फा पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है। अब यहाँ पर दो स्लिट्स रखे हैं कि जिससे वो अल्फा पार्टिकल्स का एक बीम आगे बढ़े, और उस अल्फा पार्टिकल को हम एकदम थीन गोल्ड फॉइल से स्कैटर्ड करवाते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग एंगल पे अल्फा पार्टिकल्स मिल रहे हैं। तो लाइट फ्लैश ड्यू टू अल्फा पार्टिकल, और ये जो स्क्रीन है लास्ट में, दैट स्क्रीन इज ZNA स्क्रीन, राइट। सो देन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पहले तो इसका मतलब क्या है कि ये जो भी
क्लोजेस्ट मतलब कि जो भी अल्फा पार्टिकल्स है, राइट, तो अल्फा पार्टिकल्स आगे बढ़ के फिर यहाँ पर पहुँच रहे। तो यहाँ पर हमने जो स्क्रीन यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पर एक थीन गोल्ड फॉइल है और यहाँ से अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, तो अल्फा पार्टिकल के इलेक्ट्रॉन्स और थीन गोल्ड फॉइल के इलेक्ट्रॉन्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, वहाँ पर रिपल्सिव फोर्स होगा। तो उस रिपल्सिव फोर्स की वजह से कुछ अल्फा पार्टिकल यहाँ पर आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, वो रिपल्सन की वजह से अल्फा पार्टिकल वापस चले जाएंगे। तो जिस डिस्टेंस से वो अल्फा पार्टिकल मुड़ गया वापस, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सो दैट फॉर्मूला दैट इज R0 is equal to 2ze square upon 4 pi epsilon 0 energy, right, EK. So EK is kinetic energy of alpha particle, क्योंकि वो अल्फा पार्टिकल एक स्पीड से आगे बढ़ रहा था तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, बट ड्यू टू रिपल्सिव फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गोल्ड फॉइल एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अल्फा पार्टिकल वो मुड़ जाता है। तो वो डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच होगा। देन इम्पैक्ट पैरामीटर। अब इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है? सो इम्पैक्ट पैरामीटर मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहाँ से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वेलोसिटी ऑफ वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंट्रल लाइन ऑफ द न्यूक्लियस। तो सेंट्रल लाइन, मान लो कि एक अल्फा पार्टिकल आगे जा रहा है और यहाँ पर आगे एक मतलब गोल्ड फॉइल जो हमने गोल्ड यूज़ किया है उसका न्यूक्लियस है। तो ये अल्फा का न्यूक्लियस और ये AU का न्यूक्लियस गोल्ड का। तो मान लो कि यहाँ पर अल्फा पार्टिकल दूसरा भी है, क्योंकि एक ही अल्फा पार्टिकल हमने यहाँ पर आगे इंसिडेंट नहीं करवाया है। तो यहाँ से ये जो सेंट्रल लाइन से जो डिस्टेंस हो रहा है इस सेंटर के बीच का, उसको हम लोग बोलेंगे इम्पैक्ट पैरामीटर। सो इम्पैक्ट पैरामीटर फॉर्मूला दैट इज B इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Z स्क्वायर कॉट थीटा बाय 2 अपॉन EK. So Z is the atomic number of nucleus and EK that is the kinetic energy of alpha particle. So यहाँ पर जो थीटा है वो थीटा है एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो अल्फा पार्टिकल और गोल्ड फॉइल का जो न्यूक्लियस है, तो अल्फा न्यूक्लियस और गोल्ड फॉइल का न्यूक्लियस वो स्कैटर्ड होके जो भी एंगल बना रहा है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग। नाउ रदरफोर्ड स्कैटरिंग फॉर्मूला, सो दैट फॉर्मूला इज n ऑफ थीटा, क्योंकि जो नंबर ऑफ न्यूक्लियस है वो थीटा पे डिपेंड करता है कि कितने थीटा एंगल पे कितने नंबर्स ऑफ न्यूक्लियस मिलने वाले हैं। सो Ni इंटू एन टी जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन 0 होल स्क्वायर आर स्क्वायर ई स्क्वायर साइन रेज टू 4 थीटा बाय 2। सो यहाँ पर n ऑफ थीटा क्या है? नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। Ni टोटल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स रीच द स्क्रीन and number of atoms per unit volume, right? Z atomic numbers, E kinetic energy of the alpha particles and T foil thickness. So N, by the formula, N is inversely proportional to the fourth power of sine theta by 2. Now some limitations of Rutherford atomic model. तो पहला limitation है कि stability के according। तो मैक्सवेल की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थियरी है, सो इट शुड एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब मैक्सवेल की थियरी के हिसाब से जो भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा वो कुछ एनर्जी एमिट करेगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। उस एनर्जी से इसके हिसाब से वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन। सो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन की जो ऑर्बिट है उसका जो रेडियस है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, क्योंकि वो तो क्या कर रहा है? एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, क्योंकि उसके पास एनर्जी है। सो उसकी जो रेडियस है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे वो एनर्जी को प्रोड्यूस करता जाएगा, और फिर लास्ट में वो न्यूक्लियस पे आके रुक जाएगा। सो रदरफोर्ड ने ये मतलब कि उसकी जो स्टेबिलिटी है उसने ये कॉन्सेप्ट समझा है कि जो कि गलत है।
अगर ये चीज़ होती तो कोई भी मैटर वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती. देन अबाउट लाइन स्पेक्ट्रम, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम. लाइन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाता रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. नाउ बोहर्स एटॉमिक मॉडल. तो बोहर का जो कॉन्सेप्ट है वो है इलेक्ट्रॉन उसी रिवॉल्यूशन में, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा कि जिसका जो एंगुलर मोमेंटम है उसका इंटीजर मल्टीपल h अपॉन 2 हो. राइट. तो इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा कि जिसमें एंगुलर मोमेंटम का जो इंटीजर मल्टीपल है वो h अपॉन 2 होगा. सो mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2, ये फॉर्मूला होगी, जहां पर n सारे इंटीजर नंबर्स है और n को बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. सो रेडिएशन ऑफ एनर्जी अकर्स ओनली व्हेन एनी इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन परमिटेड ऑर्बिट टू अनदर परमिटेड ऑर्बिट. सो दैट्स व्हाई h nu इज इक्वल टू E2 माइनस E1. तो E2 अगर हायर एनर्जी लेवल है और E1 अगर लोअर एनर्जी लेवल है तो h nu जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेगा, रिलीज करेगा. बट अगर E2 लोअर एनर्जी है और E1 हायर एनर्जी है तो h nu जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा. देन रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो रेडियस की फॉर्मूला है r इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर एम के जेड स्क्वायर. राइट. सो इसका मतलब हम लोग ये लिख सकते हैं r इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड. सिंपल. सो r इन दो ही वेरिएबल वैल्यूज पे डिपेंड करता है, बाकी सब तो कांस्टेंट है. वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो v इज इक्वल टू 2 के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच. तो इसका मतलब v प्रोपोर्शनल टू z बाई n. अगर z और n चेंज होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी भी चेंज होगी. नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो न्यू इज इक्वल टू के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच आर. सो 4 स्क्वायर जेड स्क्वायर ई रेज टू 4 एम के स्क्वायर अपॉन एन क्यूब एच क्यूब. तो ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन के फ्रीक्वेंसी की. इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी रिवॉल्यूशन की कुछ फ्रीक्वेंसी मिलेगी. तो ये फॉर्मूला है इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी की. सो यहाँ पर न्यू इज प्रोपोर्शनल टू जेड क्यूब अपॉन एन क्यूब. राइट. देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ई के इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एम ई रेज टू 4 जेड स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर. तो बाकी सब तो कांस्टेंट है और उस कांस्टेंट की वैल्यू है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो वो फॉर्मूला है ईपी इज इक्वल टू माइनस 4 स्क्वायर एम ई रेज टू 4 जेड स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू, बाकी सब कांस्टेंट है, उसकी वैल्यूज है 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. सो ईपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. देन टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो टोटल एनर्जी वो और कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी का ही नेगेटिव फॉर्म है. सो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो ईपी इज इक्वल टू अगेन टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर. देन wavelength of radiation emitted in the radiation from orbit n2 to n1. तो जब कोई भी इलेक्ट्रॉन n2 से n1 में जाएगा तो वो कुछ वेवलेंथ एमिट करेगा. तो उस वेवलेंथ को एमिट करने, मतलब वो वेवलेंथ फाइंड करने की यहाँ पर फॉर्मूला है एंड दैट इज 1 अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू 2 स्क्वायर एम के स्क्वायर ई रेज टू 4 जेड स्क्वायर अपॉन सी एच क्यूब ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट. सो ये जितना भी कांस्टेंट है दैट इज कॉल्ड कैपिटल आर, और आर को हम लोग बोलेंगे रिडबर्ग्स कांस्टेंट. तो ये सारे जितने भी वैल्यूज है ना वो सारे कांस्टेंट है. सारी वैल्यूज रखने के बाद जो आंसर मिलेगा दैट इज 1.097 इंटू 10⁻⁷. सो यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स में जो भी हमें एनर्जीज मिलने वाली है वो सारी डिस्क्रीट होगी या फिर क्वांटाइज्ड होगी. मतलब कि डिस्क्रीट मतलब कि अलग अलग
और क्वांटाइज मतलब कि वेव पैकेट के फॉर्म में. So the energy of particle of mass m is confined to a box of length L can have discrete value of energy given by the relation, and that is En is equal to n square h square upon 8 ml square, जहाँ पर n less than 1 2 3. Now hydrogen spectrum series. तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सीरीज को स्टार्ट करते हुए यहाँ पर पहला तो लाइन स्पेक्ट्रम. तो each element emits spectrum of radiation which is characteristic of element itself. The spectrum consists of a set of isolated parallel lines is called line spectrum. जहाँ यहाँ पर लाइन स्पेक्ट्रम्स बताया है तो यहाँ पर अलग अलग सीरीज के अकॉर्डिंग लाइन स्पेक्ट्रम है. तो बेसिकली देर आर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देर आर ओनली 5 सीरीज. सो फर्स्ट इज लाइमन. लाइमन सीरीज मतलब कि वो जो स्टार्ट होगा यहाँ पर 2 3 4 से, तो उसकी जो बेस लाइन है वो 1 है. तो लाइमन सीरीज हमें 1 पे ही मिलेगी. तो 1 से होते होते वो आगे बहुत सारी मिलने वाली है, राइट. तो उसकी जो बेस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो है 1. सो n इज इक्वल टू 1 ऑर्बिट, एंड इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 2 to 1, 3 to 1, 4 to 1, 5 to 1, 6 to 1, like that. So these lines of series is called Lyman series. तो यहाँ पर अगर मैं वेवलेंथ फाइंड करने का फॉर्मूला लिखूं तो वेवलेंथ फाइंड करने के लिए 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू हियर r इनटू द ब्रैकेट 1 अपॉन, यहाँ पर फॉर्मूला होगी 1 अपॉन 2 minus 1, right, then 3 4 5 according to that formula changes. और ये सीरीज जो है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में आएगी, यूवी रीजन में. उसके बाद आता है बामर सीरीज. बामर सीरीज तो वहां पर इलेक्ट्रॉन जंप होगा 3 to 2, 4 to 2, 5 to 2, 6 to 2, लाइक दैट. तो वहां पर वेवलेंथ फाइंड करने की फॉर्मूला होगी 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर इनटू द ब्रैकेट, जहां पर से जंप होगा तो यहाँ पर -1 अपॉन 3 यहाँ पर आएगा और 2 यहाँ पर. दूसरी अगर वेवलेंथ फाइंड करनी हो तो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर, राइट, 1 अपॉन 2 -1 अपॉन 4, राइट. यहाँ पर जो स्क्वायर्स हैं, यहाँ पर स्क्वायर्स आएंगे n स्क्वायर, n2 स्क्वायर, n3 स्क्वायर, n2 स्क्वायर, n4 स्क्वायर, देन n2 स्क्वायर, n5 स्क्वायर, लाइक दैट. तो ये हमारी कंप्लीट फॉर्मूला है. वैसे ही लाइमन सीरीज में भी 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर ब्रैकेट, यहाँ पर जो जंप हो रहा है वो 2 to 1, राइट. सो 2 to 1 अगर जंप हो रहा है तो जहाँ से जंप हो रहा है वो पीछे आएगा. तो यहाँ पर 2 से जंप हो रहा है तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस हियर 1 अपॉन 1 स्क्वायर. सो फॉर्मूला बिकम्स 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर ब्रैकेट 1 अपॉन 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 स्क्वायर. सिमिलरली यहाँ पर अगर 3 से जंप हो रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 3, राइट. अगर 4 से है तो 3 की जगह पे 4 आ जाएगा. नाउ अगेन बामर सीरीज पे चलते हैं. तो बामर सीरीज, ये सीरीज आती है विजुअल रीजन में. देन पाश्चन सीरीज. तो पाश्चन सीरीज का जो जंपिंग है वो 4 to 3, 5 to 3, 6 to 3 ऐसा आएगा. और उसको फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होगी 1 अपॉन लेमडा. वेवलेंथ फाइंड करने की फॉर्मूला है आर रीडबर्ग कांस्टेंट 1.097 इंटू 10⁻⁷, उसकी वैल्यू है. और यहाँ पर जो जंप होगा वो 1 अपॉन 4 स्क्वायर से, राइट, यहाँ पर 1 अपॉन 3 स्क्वायर आएगा. सो फॉर्मूला बिकम्स 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर इनटू द ब्रैकेट 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4 स्क्वायर. ये इंफ्रारेड रीजन में आएगा. फिर बारी आती है ब्रैकेट सीरीज की. उसका जंपिंग 5 to 4, 6 to 4, 7 to 4. यहाँ पर मैं पहली लाइन लिखूंगा वेवलेंथ फाइंड करने की. सो 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू आर, और यहाँ पर 1 अपॉन 4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 5 स्क्वायर. तो ये हमारी ब्रैकेट सीरीज हो गई, राइट.
फिर आता है फंड सीरीज, व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम 6 to 5, 7 to 5, 8 to 5, राइट। तो वहां पर 1/λ इज इक्वल टू आर ब्रैकेट, तो यहां पर 1/- 1/, कहां से जंप हो रहा है, तो यहां से 6 स्क्वायर 1/, कहां पर, तो 5 स्क्वायर। तो ये फंड सीरीज की वेवलेंथ फाइंड करने की फॉर्मूला है। तो अलग अलग वेवलेंथ मिलेगी पर जंपिंग, राइट। अब तीनों के तीनों सीरीज, पास्चन, ब्रैकेट, फंड, तीनों के तीनों सीरीज इंफ्रारेड रीजन में आते हैं। देन वेव मॉडल, so wave model based on wave mechanics. Quantum numbers are the numbers required to completely specify the state of the electrons. So in the presence of strong magnetic field, the four quantum numbers are: first, principal quantum number that have value 1, 2 up to infinity. Then orbital angular momentum quantum number, one quantum number can have 0, 1, 2 up to n minus 1. Then magnetic quantum number which can have values minus I to I, and magnetic spin angular momentum quantum number ms which can have only two value, positive 1/2 and negative 1/2, right.